रिगार्डिंग में इसकी कर रहा हूं, थ्योरेटिकल चीजों की, साथ साथ में इसके अंदर नोट्स भी लिखूंगा। सबसे पहले हमारे पास है सीएसएस। सीएसएस कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स या सीएसएस ये यूज क्यों होती हैं? फॉर डिजाइनिंग द वेब पेज। वेब पेजेस की डिजाइनिंग करने के लिए हम इसको यूज करते हैं सीएसएस को, बाय चेंजिंग या बाय अप्लाइंग प्रॉपर्टीज। अब सीएसएस में हम काम कैसे करते हैं? प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। अब ये तो आप वैसे भी कहेंगे कि HTML में भी तो प्रॉपर्टीज होती हैं। HTML का टैग है, उसके अंदर भी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन HTML के टैग के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है वो लिमिटेड होती हैं। एग्जांपल, H1 का टैग है, हेडिंग 1। हेडिंग 1 का साइज कितना होता है? 36 पॉइंट्स। 36 पॉइंट्स का मतलब है कि अगर हम उसमें काम कर रहे हैं वर्ड में, तो वर्ड के अंदर हम इसको यूज करते हैं ना, बल्कि हेडिंग 1 24 होती है। हेडिंग 1 24 साइज की होती है, हेडिंग 2 16 होती है, फिर हेडिंग 3 14 होती है, इस तरह से सो ऑन। अब हेडिंग 1 के अंदर हम उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। आपने HTML टैग्स पढ़े हो तो उसमें हेडिंग के अंदर उसका जो साइज होता है वो चेंज नहीं हो सकता। बाय डिफॉल्ट जो साइज है वो ही इंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा हेडिंग 1 का कलर चेंज हो सकता है? हेडिंग का कलर नहीं, हेडिंग का कलर भी चेंज नहीं होता। फॉन्ट का टैग लगाना होता है उसके लिए, ठीक है। हेडिंग 1 जो है उसके लिए हम अलग से कलर चेंज करने के लिए टैग लगाते हैं। ये बोल्ड या इटैलिक भी नहीं हो सकती हेडिंग 1। इसके अंदर प्रॉपर्टी में ये मौजूद नहीं है कि आप इसको बोल्ड करें या इटैलिक करें, उसके लिए अलग टैग्स हैं। अगर आपको कहा जाए आपने हेडिंग 1 का कलर भी चेंज करना है और साइज भी चेंज करना है, तो ये चीज हम थ्रू HTML प्रॉपर्टीज अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए फिर हमें CSS यूज करना होता है। CSS में हम हर किस्म की प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड लगाना हो आपने तो बैकग्राउंड भी लग सकता है, जो प्रॉपर्टीज में अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो CSS में क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं, प्रॉपर्टीज को ही चेंज किया जाता है। और HTML की प्रॉपर्टीज और CSS की प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। बाय नेम डिफरेंट इस तरह से है कि नॉर्मली हम पेज का कलर चेंज करने के लिए BG कलर यूज करते हैं इन HTML, और CSS में क्या होगा, हम बैकग्राउंड डैश कलर लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, बाय नेम भी डिफरेंस आएगा इनका। दूसरा डिफरेंस, HTML प्रॉपर्टीज को इज इक्वल टू के साथ असाइन करते हैं, इज इक्वल टू रेड या उसका कोड, कलर का कोड, जबकि CSS में हम उसको फुल कॉलन के साथ, फुल कॉलन और फुल कॉलन के बाद रेड। ठीक है, BG कलर इज इक्वल टू रेड HTML में, जबकि CSS में हम बैकग्राउंड डैश फिर कलर फिर फुल कॉलन हम यूज करते हैं। फुल कॉलन के बाद कलर का नाम या उसका कोड जो भी होता है वो लिख लेते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज, अगर हमने दो प्रॉपर्टीज डिफाइन करनी हो तो हम इनके दरमियान क्या करते हैं, स्पेस यूज करते हैं। स्पेस के साथ फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं।
जबकि CSS में हम क्या करते हैं, इसके बाद फुल कॉलन लगा लेते हैं, फुल कॉलन के बाद अगली प्रॉपर्टी डिफाइन कर लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज अगर हो तो फुल कॉलन के साथ सेपरेट की जाएंगी। अब देखते हैं इसकी टाइप्स। सबसे पहले होते हैं इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो होते हैं ये कहां डिफाइन किए जाते हैं, डिफाइंड इन टैग एंड अप्लाइड टू टैग। टैग के अंदर ही डिफाइन किए जाते हैं और उसी टैग के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, कहीं और अप्लाई नहीं होंगे। इनलाइन CSS प्रैक्टिकली तीनों को करेंगे, इनलाइन को भी, इंटरनल को भी और एक्सटर्नल को भी। इनलाइन CSS टैग के अंदर डिफाइन होते हैं और उसी टैग के ऊपर ही अप्लाई होते हैं, किसी और टैग पे अप्लाई नहीं होंगे। फिर इंटरनल CSS होते हैं डिफाइंड इन सेम क्लास और अप्लाइड टू होल ना क्लास में फाइल, इन सेम फाइल एंड अप्लाइड टू सेम फाइल। पूरी फाइल के अंदर इंटरनल CSS जो होते हैं ये फाइल के अंदर डिफाइन होते हैं और उसी फाइल के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। और तीसरे नंबर पे होते हैं एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS जो होता है ये डिफाइंड इन आउटर क्लास, इन सेपरेट क्लास एंड अप्लाइड टू ऑल अटैच्ड फाइल्स। जो भी HTML फाइल उसके साथ अटैच होगी उस सब पे अप्लाई होगा। HTML की हो, PHP की हो, कोई भी वेब फाइल्स अटैच हो सकती हैं। एक्सटर्नल CSS जो होती है उसकी अलग फाइल होती है और उसके बाद फिर उसको उसी अटैच फाइल जितनी भी होती हैं उनमें अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट यह है कि जब हम CSS इंटरनल या एक्सटर्नल बनाते हैं तो उसको अप्लाई करने के क्या मेथड्स हैं। इसको बाय एलिमेंट, बाय ID या फिर बाय क्लास। CSS को अप्लाई हम बाय एलिमेंट भी कर सकते हैं, इसके अलावा बाय ID भी और बाय क्लास भी। प्रैक्टिकली तीनों को करेंगे। बाय एलिमेंट में क्या होता है, सेम एज टैग नेम। इसका नाम बिल्कुल सेम होता है जो टैग का नाम होता है। फॉर एग्जांपल H1, H2, H3 या टेबल का टैग है या फिर आपके पास इमेज IMG यूज होता है तो उसको हम बाय एलिमेंट डिफाइन कर लेते हैं। एग्जांपल क्या, आपके पास एक पेज है, वेब पेज है, उसके अंदर आपके पास 10 हेडिंग्स हैं और 10 की 10 H1 है। अगर हम बाय एलिमेंट CSS को डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, वो सारी हेडिंग्स एक जैसी हो जाएंगी थ्रू आउट द पेज। बाय ID में और बाय क्लास में ये फायदा होता है कि जिस कंट्रोल को सेम ID देंगे या क्लास देंगे तो तब असाइन होंगी। बाय क्लास में भी होता है कि हम प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर सकते हैं, बाय ID में ओवरराइड नहीं होती। बाय ID और बाय क्लास में होता है अगर हम बाय ID काम कर रहे हैं तो जिस कंट्रोल को हम सेम ID देंगे उस पर वो CSS अप्लाई हो जाएगी, जिसको ID ना दें तो उस पर अप्लाई नहीं होगी। और बाय क्लास में भी सेम ऑप्शन है कि सेम क्लास अगर रखेंगे तो अप्लाई होगी, सेम क्लास ना हो तो अप्लाई नहीं होगी।
लेकिन बाय आईडी में एक छोटी सी लिमिट है। लिमिट क्या है? टू कंट्रोल्स कैन नॉट हैव सेम आईडी इन जावास्क्रिप्ट एंड ASP.NET। अगर हम ASP.NET प्रोग्रामिंग करें, आप लोग तो PHP कर रहे हैं, इसका अल्टरनेटिव है। अगर हम ASP.NET पे काम कर रहे हैं, एक पेज के अंदर दो कंट्रोल्स एक आईडी के नहीं हो सकते, एरर देगा। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट में भी ये इशू होगा। जावास्क्रिप्ट में इशू कैसे आएगा? डिफाइन तो हम कर सकते हैं, एरर कोई नहीं आएगा, लेकिन जब कॉल करेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, दोनों को हमने सेम आईडी दे दी है, हमें पहली टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो ये दूसरे की भी कॉल करेगा बाय आईडी अगर सेम होंगे। क्लासेस सेम हो सकती हैं, क्लास नेम कैन बी सेम, ये सेम हो सकता है, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो हम बाय आईडी में हमने एक चीज और भी देख ली कि बाय आईडी में बाज़ औक़ात हमें प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं कि अगर हम सिर्फ PHP पे काम करें फिर तो दो कंट्रोल्स की सेम आईडी हो सकती है, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे तो फिर एरर आएगा। इसलिए बाय क्लास जब काम करेंगे तो बाय क्लास में हमारे पास कोई एरर नहीं आते। ठीक है, थ्योरेटिकल करवा दिया ताकि बाद में हम सिर्फ इसको इंप्लीमेंट कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अच्छा, दूसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं जावास्क्रिप्ट्स या स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स में मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वेब के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज की जा रही है। स्क्रिप्ट के अंदर VB स्क्रिप्ट लैंग्वेज भी है, इसके अलावा जावास्क्रिप्ट भी है, C# को भी हम यूज कर सकते हैं, JS को भी यूज कर सकते हैं, JScript को भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट वर्जन है उसमें, लेकिन सबसे कॉमन जो है वो हम जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। जावास्क्रिप्ट हमने पहले पढ़ा भी था कि हम चेक्स लगाने के लिए यूज करते हैं या वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए। इंटरेक्टिव इस तरह कि आपकी वेबसाइट में बैनर्स हैं, वो स्लाइड करके दूसरा बैनर आ जाता है, फिर वो स्लाइड करके तीसरा बैनर आ जाता है, या उसके ऊपर जो इफेक्ट्स होते हैं बैनर के, तो उनको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैनेज करते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स के अंदर जब टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें कैलेंडर सामने आ जाते हैं, तो वो कैलेंडर भी जावास्क्रिप्ट के अंदर बने होते हैं। ठीक है, इसकी भी 3 टाइप्स हैं। इनलाइन जावास्क्रिप्ट होते हैं, फिर इंटरनल जावास्क्रिप्ट होते हैं, और एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट होते हैं। तरीका वही है, इनलाइन जावास्क्रिप्ट जो होते हैं टैग के अंदर होते हैं, इंटरनल जावास्क्रिप्ट जो होते हैं वो फाइल के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं उसके लिए अलग फाइल बनाई जाती है, और अप्लाई भी उसी तरह से ही होते हैं। इंटरनल जावास्क्रिप्ट्स, इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल, इनकी भी 3 टाइप्स हैं। जावास्क्रिप्ट जो होते हैं ये बाय आईडी और बाय क्लास कॉल होते हैं, बाय आईडी या फिर बाय क्लास। और अप्लाई इसको कैसे किया जाता है? अप्लाई थ्रू फंक्शंस, फंक्शंस बनाए जाते हैं। ठीक है, इसकी फंक्शंस का कंसेप्ट थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। जावास्क्रिप्ट जितने भी होते हैं ये भी फंक्शंस के थ्रू अप्लाई होते हैं। फंक्शन डिफाइन किया जाता है, उसके अंदर फिर हम बाय आईडी, ज्यादातर हम बाय आईडी यूज करते हैं, बाय क्लास को हटा दें, ये बहुत कम रेयर केसेस में होती है। बाय आईडी अप्लाई होते हैं और अप्लाई फंक्शंस के थ्रू किया जाता है, इसको फंक्शंस को कॉल किया जाता है। ठीक है ना, ये फाइल में सेव कर देता हूं इसके अंदर ही।